Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra and I am currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 2021 with a score of 639 marks. So today the topic of the video is the paper attempting strategy, and ये एक ऐसा वीडियो है जो एक पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेगा, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो या आप ड्रॉप ईयर्स में हो. ये जो वीडियो के रूल्स है वो सब पे अप्लाई करते हैं. एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी प्ले द की रोल in your preparation, and if you don't have a perfect paper attempting strategy, then no matter what knowledge you have, to what extent you have read your NCERT, it's everything going to be in vain. So today I will be discussing my paper attempting strategy, that how I used to give my test series and also my NEET exam, and also what should be the ideal paper attempting strategy, what should be some small point that generally many student misses out, and that also plays a key role to your 10 to 20 marks that you can extend your in any test series or your NEET exam. So let's get started. So the first thing that you need to do before your any test starts is just take a deep breath and just relax yourself. So now I will be discussing the sequence of the subject that you need to perform while you're giving your test series or NEET. कि सबसे पहले हमें बायो करना चाहिए, कि फिजिक्स करना चाहिए, कि केमिस्ट्री करना चाहिए. So let's get started. सबसे पहला सब्जेक्ट जो पर्सनली मैं करता था और मुझे लगता है जो ऑलमोस्ट सारे NEET एस्पिरेंट्स को करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो, इज़ बायोलॉजी, क्योंकि हमारा 50% वेटेज वो कवर करता है एंड ऑब्वियसली हमारा फेवरेट भी होता है. तभी हमने बायोलॉजी लिया था अपनी 11th स्टैंडर्ड में. हमें कहीं ना कहीं मेमोराइज करना ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमें बायोलॉजी करना चाहिए. एंड एक माइंडसेट होता है, अगर बायोलॉजी सबसे कम टाइम में भी होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है, तो अगर आप बायोलॉजी अपने 30, 40 या मैक्स 45 मिनट में फर्स्ट गो में अगर आप कर लेते हो तो आपकी आधी टेंशन तो ऐसे रिलीफ हो जाए, क्योंकि आपने मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि आपका 50% ऑफ पेपर आपने अपने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है. तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा और आप मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे. तो अगर आपका भी कोई परफेक्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं अभी अप्लाई हुई है और आप कंफ्यूज आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहिए, तो मैं भी सबसे पहला बायोलॉजी करता था एंड दैट शुड बी योर आइडियल स्ट्रेटेजी. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सब्जेक्ट. सेकंड सब्जेक्ट आप दोनों में से बहुत बच्चे होते हैं जो दोनों करते हैं, मतलब किसी का फिजिक्स होता है बायोलॉजी के बाद, किसी का केमिस्ट्री होता है. मैं आपको दोनों के ओपिनियंस बता दूंगा कि दोनों में से आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग बच्चे जो बायोलॉजी के बाद फिजिक्स करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें टाइम की प्रॉब्लम होती है. फिजिक्स ऑब्वियसली कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है तो उसमें उन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, इसलिए बायोलॉजी के इमीडिएटली बाद वो बच्चे लोग फिजिक्स करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब बायोलॉजी के बाद पहले अपना केमिस्ट्री करते हैं, वो लोग और कम टाइम में अपना ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं और अपनी टेंशन और कम कर लेते हैं ताकि फिजिक्स में वो लोग एंडिंग में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. मैं पर्सनली बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री करता था, क्योंकि केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं 60-70% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोलॉजी जैसा ही है. फिजिकल में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत फिजिक्स जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं आते. तो मैं बायोलॉजी की इमीडिएटली बाद केमिस्ट्री कर लेता था और मैं अपने आप को और रिलैक्स कर लेता था माइंड से कि मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से हो गया है. एंड नाउ द थर्ड सब्जेक्ट दैट आई नीड टू मूव इज फिजिक्स, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. आप बायोलॉजी के बाद फिजिक्स भी कर सकते हो, वो भी इक्वली राइट ही कहलाएगा. कहीं से भी एक डमफुल डिसीजन नहीं होगा. फिजिक्स के लिए भी अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड रहता है, तो यू कैन डू फिजिक्स ऑल्सो बिफोर केमिस्ट्री. थर्ड सब्जेक्ट आफ्टर केमिस्ट्री व्हाट आई वाज डूइंग वाज ऑब्वियसली फिजिक्स. एंड फिजिक्स में मैं वन गो में क्वेश्चन करता था. जैसे कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि पहले फिजिक्स में जो थियोरी वाले हैं वो कर लो, उसके बाद हम कैलकुलेटिव करेंगे. दैट डजंट मेक अ सेंस. पूरे नीट के पेपर में हम बायोलॉजी को सबसे पहले इसलिए करते हैं क्योंकि वो 90 के 100 क्वेश्चन जितने भी होते हैं प्योरली मेमोराइजिंग वाले होते हैं, इसलिए हम उन्हें पहले करते हैं. दैट डजंट मीन कि आप फिजिक्स में भी छाटने बैठोगे कि थियोरी वाले कौन से हैं एंड सॉल्व करने वाले कौन से हैं. आपको फिजिक्स भी वन गो में ही करना है. जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हो जाएगा, जो नहीं आ रहे थोड़ा ट्राई करो, स्टार मार्क करो और आगे बढ़ो. डोंट ट्राई टू सेपरेट देम कि थियोरी वाले पहले करो, कैलकुलेटिव वाले बाद में, क्योंकि कभी कभार थियोरी में से भी ऐसे एनसीईआरटी की लाइनों से लोग क्वेश्चन बना रहेंगे कि मे बी वो आपको ना आए, और उसी के ऊपर नीचे वाले कैलकुलेशन वाले ईजी क्वेश्चन है जो आपको आ रहे हैं, बट यू आर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ कि मुझे अभी सिर्फ थियोरी वाले क्वेश्चन करने हैं, बाद में मुझे कैलकुलेशन वाले सॉल्व करने हैं. सो दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. सो आपको फिजिक्स वन गो में करना चाहिए. सेम अप्लाइज टू द केमिस्ट्री ऑल्सो. बहुत बच्चे केमिस्ट्री में भी डिवाइड करते हैं कि पहले हम इनऑर्गेनिक करेंगे बायोलॉजी की तरफ, फिर ऑर्गेनिक करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे. एंड ये भी बहुत डमफुल डिसीजन है. सिर्फ 45 क्वेश्चन में से आपको हर एक क्वेश्चन पे छाटना कि ये इनऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ लगती है. केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स इतना टफ भी नहीं होता और ना इतना कुछ ऐसा मेमोराइजिंग रहता है कि अगर आप इनऑर्गेनिक के अलावा बीच में फिजिकल कर लोगे तो आप अपने डेटास भूल जाओगे. तो केमिस्ट्री भी वन गो में करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द 45th क्वेश्चन. नो मैटर्स
कि क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट हैं, हार्ड है, वो आप जब सॉल्व करने बैठोगे तभी आपको पता चलेगा। मे बी कभी ऐसा हो रहा हो आप इनऑर्गेनिक सिर्फ छाट छाट के कर रहे हो और इनऑर्गेनिक का उस साल का पेपर टफ आ गया है, आपसे हो नहीं रहे हैं, आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। वहीं पे ऊपर नीचे फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखें, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड करके बैठा है कि पहले आप इनऑर्गेनिक करोगे तभी आप फिजिकल पे जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इंडिविजुअली वन गो में आपको कर देना चाहिए, ऑल्दो बीच में जो क्वेश्चन ना आए आप उनको स्टार मार्क करके ज़रूर आगे बढ़ें। ना फिजिक्स के लिए जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देना चाहूँगा वो कि सबसे पहला अपना कैलकुलेशन जहाँ आपका क्वेश्चन प्रिंट हुआ है वहीं करिए। मेनी स्टूडेंट टेक द डिसीजन दैट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन दे यूज टू राइट डेटा एट द बैक ऑफ द क्वेश्चन पेपर वेयर द रफ स्पेस इज प्रोवाइडेड एंड दे डू सॉल्व ओवर देयर, एंड वो कहीं से भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है। सबसे पहला आपका टाइम वेस्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज, आपको लास्ट पेज पे जाके एक डेटा लिखना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। जब आप सेकंड गो में OMR भर रहे होगे, आपको रिवाइज वापस करना रहेगा तो आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ लगता है जहाँ क्वेश्चन प्रिंट आउट हुआ है वहीं पे आपको एक स्मॉल सी बॉक्स बना लेनी चाहिए और वहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप जैसे भी क्वेश्चन के डेटास पढ़ो आपकी तुरंत नज़र वहाँ पे जाए, आप तुरंत आपका आंसर आए, आप उसको OMR फिल कर सको। एंड अगेन जब आप वापस रिवाइज भी कर रहे हो कि क्या मैंने कैलकुलेशन सही किए, तो आपको पीछे घूम के ना जाना पड़े। ओके, एंड इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि बॉक्स बना के सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे हैंड राइटिंग में सॉल्व करना सीखो। एज सच आपके टेस्ट सीरीज आप जो भी कोचिंग की दे रहे होगे, कुछ कोचिंग में ऐसा होता है कि वो लोग हाफ पेज तक क्वेश्चन प्रिंट आउट करते हैं और नीचे का हाफ पेज हर एक पेज पे वो लोग कैलकुलेशन के लिए दे देते हैं, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि नीट के पेपर में फर्स्ट टू लेके लास्ट लाइन तक क्वेश्चन रहता है और एंडिंग में वो लोग डायरेक्ट आपको रफ स्पेस देते हैं। तो आप प्रैक्टिस इसी चीज़ की करो कि जहाँ आपका क्वेश्चन प्रिंट आउट हो वहीं पे एक स्मॉल बॉक्स बनाओ और वहीं पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपका क्वेश्चन सच में काफ़ी टफ है और उसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन चाहिए रहता है, देन गो एंड यूज दैट रफ स्पेस प्रोवाइडेड बाय द NTA पेपर्स। अनटिल एंड अनलेस आपको अपना क्वेश्चन वही करना है जहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइडेड है, नहीं भी रहेगी तो स्पेस प्रोवाइड करो और नीट एंड क्लीन बनाओ। नीट एंड क्लीन बनाओ ताकि दो कैलकुलेशंस में एक अच्छी सी बॉर्डर लाइन दिखे। ऐसा ना हो कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी थी और आपने दोनों बड़े बड़े हैंड राइटिंग से बिना किसी बॉर्डर लाइन के सब मिक्स कर दिया और एंडिंग में जब आपको बस चेक करना है कि क्या मेरा क्वेश्चन करेक्ट है नहीं, या कोई आपको सिली मिस्टेक में भी आप ढूंढ सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में वो एक अनटाइडी वर्क की वजह से आप अपनी गलती नहीं ढूंढ पाए और आप +4 से डायरेक्ट -1 पे आ जाएंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट द पेशेंस एंड द कामनेस दैट यू शो टुवर्ड्स योर पेपर। अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ों में हड़बड़ी करोगे देन अल्टीमेटली नॉलेज होने के बाद भी आप अपने -1 मार्क्स पे आ जाओगे। तो ये सब गलतियाँ ना करें आप। द नेक्स्ट दैट आई हैव टू टॉक अबाउट दैट कि जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें स्टार मार्क करके आगे बढ़ने का एक्चुअली मतलब क्या होता है। कुछ लोग ये एडवाइस को सुनते ही तुरंत क्या करते हैं, पेपर चालू करेंगे, फिजिक्स ऑब्वियसली वीक पॉइंट है, उसमें भी अगर ज़रा भी क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया होगा, हम डेटा नहीं निकाल पा रहे, हम तुरंत एंग्जियस हो गए, हम तुरंत उसको स्टार मार्क करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे करते जाओगे तो आपका सारा पेपर स्टार मार्क हो जाएगा। थोड़ा काम डाउन होकर 1 मिनट तो उस क्वेश्चन को टाइम दो। अगर इनकेस वो टफ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते कि आपको हर एक क्वेश्चन में 1-1, 2-2 मिनट रीडिंग में ही जाएगा सिर्फ आपका। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे स्टार मार्क करके आगे बढ़ना है। ये मत करो। ऐसे करोगे तो आपके सेकंड गो में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे एज़ कम्पेयर आप फर्स्ट गो में आपने पूरा पेपर किया। तो अच्छे से पढ़ो, डेटा एक्सट्रैक्ट करो, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, आंसर नियर बाई आ रहा है थोड़ा ट्राई भी करो कि उसी समय आप उसको टिक कर दो। एकदम ही लाइक अपोजिट आ रहा है आपका आंसर या ज़रा भी मैच नहीं कर रहा, ज़रा भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तब भले आप स्टार मार्क करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसको 1-2 मिनट टाइम दो। ये मत सोचो कि चलो बाद में करना है, अभी करें या बाद में करें, उसी 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो ये पहले तो अपना माइंडसेट हटा था कि फर्स्ट गो में मुझे फिजिक्स के 45 में से 25 क्वेश्चन तो स्टार मार्क करना है, ये मैं सेकंड गो में देखूंगा। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप जैसे ही टाइम 3 घंटे के नज़दीक आता जाएगा, आपका प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा और जब आप फर्स्ट गो में नहीं सॉल्व कर पा रहे थे तो सेकंड गो में तो आप और काम होकर नहीं बिल्कुल कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट गो में ट्राई करो कि क्वेश्चन आपका हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में ज़रूरी होता है वो है कैलकुलेशन। चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जो भी बच्चे नीट 2021 का पेपर दिए हैं या अगर आपने सिर्फ पेपर देखा भी हो एटलीस्ट, तो केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे से फिल्टर आउट कर दिए 2 बच्चों को, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी उनमें से कुछ एक था। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फ्रीक्वेंसी वाले एक फॉर्मूले पे, लेकिन ऑप्शंस ऐसे क्रिएट गए थे कि 4 डेसिमल तक हमें कैलकुलेशन कर रहा था। उस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे क्रिएट किए गए थे कि आंसर तो सबके सेम ही थे लेकिन 4th डेसिमल तक हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, जो कि बहुत अच्छे से बच्चों को फिल्टर आउट कर दिया। जनरली लोग 3rd तक गए, 3rd डेसिमल तक गए, आंसर आके टिक कर दिया, लेकिन 3rd डेसिमल के बाद जो 4th डेसिमल था वो 9 था और वो राउंड ऑफ होकर आगे वाला नंबर बढ़ जा रहा था। तो वहाँ पे बहुत बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। तो कैलकुलेशन काम डाउन होकर अच्छे से करो। आपको राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स,
या प्रिसीजन एक्यूरेसी के एज सच इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सब जो यूनिट डायमेंशन में आप छोटी मोटी चीज़ें पढ़ते हो ना, ये आपको ओवरऑल कैलकुलेशंस में ही आपको निकालना पड़ेगा कि मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट मैटर करता है, मुझे राउंड ऑफ यहाँ करना है, यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना। सेम ऐसे नीट 2021 में एक इंपेरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन आया था जिसमें मेरा 3.33 समथिंग कुछ आ रहा था, तो कुछ बच्चों ने उसको CH4 टिक किया, कुछ लोग ने 3.3 था तो 3 के नज़दीक था तो CH3 टिक किया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप काफ़ी ध्यान से करें, थोड़ा टाइम दें उनको, कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन अच्छे से करें, ताकि आप जो आंसर टिक करें वो ऐसा ना हो कि नॉलेज आने के बाद भी एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आपका -1 मार्क्स हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इज OMR फेलिंग। तो फर्स्ट गो में सॉल्व करने के बाद इमीडिएटली उनकी OMR अभी मत भरो, सेकंड गो के लिए जाओ, अपने पेपर का सेकंड अटेम्प्ट एक बार वापस रिवाइज करो, जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनको रिवाइज कर लो कैलकुलेशन, जो क्वेश्चन स्टार मार्क किए तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद आप OMR भरो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने जो एक बार अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको भी एक बार आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। मे बी आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो या ऑप्शन संग से ना पढ़ाओ तो आपको एक दूसरा चांस मिल गया वो सही गलत क्वेश्चन को सही करने के लिए। एंड दूसरी बात, जो भी आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए डाले थे उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लो, तब जाकर OMR भरो। फर्स्ट गो में तुरंत कर OMR भरना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, गिव अ सेकंड चांस। जब सेकंड चांस अपना पेपर रिवाइज कर रहे हो तब आप OMR भरो अपनी। सो हियर्स द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आगे और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ आता रहूँगा। सो कीप शाइनिंग।